Hello students. In this session, we will have a quick recap of the things that we discussed in the previous session. Last class में हमने पढ़ा था कि 1774 में बर्बन डायनेस्टी के एम्परर लुइस 16 फ्रेंच एम्परर बनाए जाते हैं. He was from Bourbon dynasty and then जब वो एम्परर बनते हैं तो ही फाउंड दैट ही हैड एन एम्प्टी ट्रेजर. खजाना जो था वो पूरा खाली था. ऑलराइट, उसके रीजन क्या थे? बिकॉज ऑफ रीजंस वर वॉर, सबसे पहला रीजन. ठीक है. दूसरा, एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट. बहुत सुंदर उन्होंने कोर्ट बनाया होता है वर्सेल्स पैलेस में. तीसरा, अमेरिकन वॉर. अमेरिकन कॉलोनीज को 13 अमेरिकन कॉलोनीज को इंडिपेंडेंस दिलाई थी फ्रॉम देयर कॉमन एनिमी ब्रिटेन. ऑलराइट. सो इन तीन रीजंस की वजह से जो एम्परर का ट्रेजर था वो खाली हो गया था. अब इसके बाद हमने देखा था कि फ्रेंच सोसाइटी किस तरह से डिवाइडेड थी पूरे फ्रांस में. ऑलराइट. सो ये प्रिल्यूड है. नेक्स्ट वी विल सी फ्रेंच सोसाइटी. French society was like three estates. First estate was clergy, second one was nobility, and the third one was third estate was comprised of uh, peasants, merchants, businessmen, and laborers. All right. So जो आम आदमी था वो सब किस में आता था? थर्ड एस्टेट में. और क्लर्जी मीन्स द मेंबर ऑफ चर्च. Nobility means the monarch and the minister and the families. ये सभी लोग सेकेंड एस्टेट में आते थे, सेकेंड एंड फर्स्ट एंड सेकेंड एस्टेट में आते थे. और इनके पास कुछ प्रिविलेजेस थे कि इनको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता था. नो टैक्स. दे वर exempted from all kind of taxes. ऑलराइट. नो टैक्स. ठीक है. और सारे टैक्स किस पे इम्पोज होते थे? थर्ड एस्टेट पे. इस चीज से परेशान होकर के ऑलरेडी फ्रेंच पॉपुलेशन जो थी वो इस चीज से परेशान थी. देयर वाज अ लॉट ऑफ हेट्रेड फॉर द गवर्नमेंट. बट जब 1774 में लुइस 16 को खजाना खाली मिलता है तो बात होती है कि भाई अब हम अपकमिंग एक्सपेंसेस के लिए किस तरह से उन खर्चों को पूरा करेंगे. तो बात आती है कि भाई हम थर्ड स्टेट पे टैक्स बढ़ा देते हैं. ऑलराइट. सो दिस वाज अ क्विक रिकैप. नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड. ईयर 1789 फ्रेंच सोसाइटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ईयर था बिकॉज यही वो साल था जब फ्रेंच रेवोल्यूशन एक्चुअल में स्टार्ट होता है. ऑलराइट. सो हम देखते हैं कि 1789 के बाद से रिवोल्ट शुरू हो जाता है और 1789 से पहले के टाइम को बोला जाता है पीरियड ऑफ ओल्ड रिजीम. अब पीरियड ऑफ ओल्ड रिजीम क्या था कि उस समय पे पॉपुलेशन जो थी वो बहुत ज़्यादा परेशान थी. सिचुएशन ऐसी थी कि इन्फ्लेशन रहता था, क्रॉप्स फेलियर हो जाता था. ये सारी चीज़ें जो थी फ्रेंच पॉपुलेशन को फेस करनी पड़ती थी. तो इस पीरियड को पीरियड बिफोर 1789 बोला गया है कि पीरियड ऑफ ओल्ड रिजीम. और 1789 के बाद रिजीम चेंज होता है बिकॉज रिवोल्यूशन होता है और उसके बाद फ्रांस बिकेम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. ऑलराइट. सो द फ्रेंच एम्परर was no more an absolute emperor. In fact, he was a subject to the French constitution. So we will study in the upcoming lecture that how that revolution exactly happened and how the powers of the monarch was reduced.